नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है न्याय। यह कहानी है एक एसिड अटैक से पीड़ित लड़की और उसके लिए संघर्ष करती महिला पत्रकार की। आइए सुनते हैं कहानी और जानते हैं वह अपने प्रयत्नों में कितना सफल हो पाती है। कहानी की लेखिका जहां आरा सिद्दीकी जी बांग्लादेश की प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक है और कहानी की पृष्ठभूमि भी बांग्लादेश से ही ली गई है। यह एक बेहद दर्दनाक हादसा था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। पारुल और मैं बातें करती हुई कच्ची सड़क से गुजर रही थी। रास्ते के मोड़ पर पारुल मुझसे थोड़ी आगे निकल गई, जबकि मेरे पैर में ईंट का टुकड़ा चुभने से मैं पीछे रह गई थी। जब मैं अपने को थोड़ा संभाल पाई, मैं भी मोड़ तक पहुंची और पारुल के पास हो ली और तुरंत वह दृश्य दिख गया। मैंने पिछले ही दिन जिन 3 लोफर जैसे लड़कों को देखा था, उन्हीं में से एक ने पारुल पर एसिड से भरी बोतल फेंक मारी। उसी क्षण जलन से बिलखती चिल्लाती पारुल जमीन पर लुढ़क गई। मुझे पूरा यकीन था कि उसी गुंडे ने पारुल पर एसिड फेंका था। जब तक मैं पास पहुंचकर अपना गुस्सा उन पर उतारती, वे भाग चुके थे। मैं बेहद आतंकित और दुखी हो एक असहाय स्थिति में खड़ी की खड़ी रह गई। चारों तरफ से लोग दौड़ रहे थे। असहाय जलन के कारण पारुल चीखती जा रही थी, पर मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ अपना होशो हवास खो चुकी थी। किसी तरह गिरते पड़ते पारुल तक आई तो देखा एसिड का सर्वाधिक प्रभाव उसके एक ओर के गाल और आंख पर हुआ था। भय से मैंने अपनी आंखें फेर ली। गांव के लोग पारुल को तुरंत अस्पताल ले जाने की बातें कर रहे थे। चारों तरफ भीड़ और कोलाहल के माहौल को भेद पारुल को वहां से वे उठाकर अस्पताल ले गए। मैंने पीछे मुड़कर पारुल के घर की ओर कदम बढ़ाया, कारण पारुल के माँ बाप को ऐसी हालत में मुझे ही जाकर सांत्वना देनी चाहिए, उन्हें ढांढस भी बताना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। मैं आगे तो बढ़ रही थी, पर मेरी अनुभूतियां सुन्न पड़ रही थी। सारा विचार बोध में खो बैठी थी। गांव में हमारी पैतृक जमीन थी, 2 हिस्सा भाई का और 1 हिस्सा मेरा। मेरी माँ कहा करती थी, अफरोजा लड़की है, गांव जाना, वहां जमीन जायदाद की बातें करना उसके वश का नहीं है। अतः भाई कह तो नहीं सकता था, पर उसे गांव जाना और धान की वसूली, ये सब काम स्तरीय नहीं लगते थे। वह ढाका के शहरी वातावरण में पला बड़ा था। ढाका में वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसके बावजूद माँ का दिल रखने के लिए भाई गांव चला तो जाता था, पर गांव जाकर वह गांव वालों को उल्टी पट्टी पढ़ाने लगा था। खेतीहर किसानों से वह कहता फिरता, जो जोतेगा खेत उसी का। उन्हें समझाने लगा, तुम्हारी मेहनत तो धान भी तुम्हारा, पसीना तुम बहाते हो, मेहनत तुम करते हो, और हम शहर से आकर आधे हिस्से पर हाथ जमा लेते हैं। यह सरासर गैर कानूनी है। अब से ये भागीदारी बंद, पूरा का पूरा धान तुम रख लिया करो। दूसरी ओर भाई माँ के पास ढाका आकर कुछ और ही राग अलापता, माँ से गांव वालों की नालिश करता। मैं गांव नहीं जाता, गांव वाले मेरे बिल्कुल नहीं सुनते, मुझे धान देने से इनकार करते हैं। इससे तो भला यही होगा कि हम अपना हिस्सा लेना छोड़ दे, धान उन्हें ही पूरा का पूरा दे दिया जाए। अब तो पिताजी भी नहीं रहे, माँ प्रायः अस्वस्थ रहती। गांव में जाना, धान की वसूली, ये माँ के बस का नहीं था। पारुल के पिता मेरी माँ के करीब करीब मैनेजर बन चुके थे, अतः धान के मामले में जितना कुछ बन पड़ता उनके ऊपर ही माँ भरोसा करने लगी। सारा कुछ वे ही संभालने लगे। बदले में उन्हें मेरी माँ ने अपने पक्के मकान का एक बड़ा कमरा दे दिया था। पारुल के पिता अर्थात बदरुद्दीन सपरिवार वहां रहने लगा था। मैं बेहद करीब था। माँ के हिस्से की जमीन वही जोतता जो मकान के साथ था। सारी फसल वही उठा लेता। करीब 10-12 बच्चे थे। 6 बच्चों को वह बेच चुका था, कारण बच्चों को खिला पिला नहीं सकता था। मेरी भाई की बात उसने कतई ना सुनी। उल्टा माँ से आकर कहने लगा, आप हमारे मालिक, हमारे प्रभु हैं। आपकी जमीन पर हम हक जमा लें, यह तो पूरा अधर्म है। इससे ऊपर वाले हमें जरूर सजा देंगे। आपका पूरा हक बनता है कि आप आधा धान ले। आपका बेटा ये सब उल्टी सीधी गांव वालों को क्या सलाह दे रहा है। इस प्रकार भाई से बदरुद्दीन की नहीं पड़ती थी। इस घटना के बाद
माँ ने भी रूठकर भाई को गांव भेजना बंद करवा दिया। सारा लेन देन जैसे जब चाहे बदरुद्दीन ही करने लगा था। इस घटना के बाद माँ ने भी रूठकर भाई को गांव भेजना बंद करवा दिया। सारा लेन देन जैसे जब चाहे बदरुद्दीन ही करने लगा था। इसी बीच भाई एक दिन विदेश उड़ गया। माँ समझ गई अब हमारी जमीन की रखवाली नामुमकिन है। तथा माँ ने बदरुद्दीन के जरिए आहिस्ता आहिस्ता जमीन बेचनी शुरू कर दी। लेकिन बदरुद्दीन खरीदारों के साथ ठीक से पेश नहीं आता था। माँ ने इसी कारण मुझे गांव भेजकर चाहा था कि बची कुची जमीन मैं बेच बाच कर छुट्टी कर दूं। 2 बार पहले भी मैं इसी कारण गांव आ चुकी थी। माँ की बची कुची जमीन मैं बेच बाच कर चली जाऊं और गांव से हमारा पूरा रिश्ता खत्म हो जाए। यह स्थिति बदरुद्दीन को बहुत भा रही थी, कारण उसे हमारे गांव वाला पूरा मकान मिल जाएगा। माँ इसे ही दे देंगी। वह जानता था मैं गांव में जिस कमरे में रहती थी, बदरुद्दीन उसके बगल वाले कमरे में ही परिवार सहित रहता था। उसकी एक लड़की करीब 13-14 साल की थी। बड़ी बड़ी आंखें और भोली भोली सांवली सूरत। वह हरदम मेरे पीछे पीछे घूमती, मेरी हर जरूरत पर नजर रखती, कहती, फुफ्फू तुम बैठो मैं ला देती हूँ, या मैं कर देती हूँ। कहीं जाना होता तो वह मेरे संग हो लेती। उसका नाम पारुल था, पर हम उसे पारू बुलाते थे। बीते कल मैं उसे पारुल को साथ लेकर दूर के रिश्ते के अपने चाचा के घर जा रही थी। एक बड़े फैले हुए इमली के पेड़ के नीचे देखा तो पाया कि आवारा लड़के वहां खड़े खड़े अड्डा मार रहे थे। यह देखकर पारू ठिठक गई। फिर बोली, चलो फुफ्फू दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। उसकी आंखों में बेहद विरक्ति की भावना झलक रही थी। मैंने पूछा, ये लड़के कौन है? चेयरमैन का लड़का, नाम रमीज है, और साहब के 2 लड़के उसी के दोस्त। उन्हें देख तू इतनी डर क्यों गई? मैं तो तेरे साथ हूं ना। पारू तब तक मेरी बगल में आ गई थी। जब हम लड़कों के बगल से होकर गुजरे तो उन्होंने हमें देख सीटी बजाई। तभी मुझे ताज्जुब हुआ, कारण मेरी उम्र वाली महिला पारू के साथ थी। फिर भी लड़कों की यह जरूरत हुई कैसे? तब मैं समझी कि पारू यूं ही नहीं डर रही थी। मेरे साथ चलते चलते पारू कहती जा रही थी, रमीज बहुत बदमाश है। वह कहता है कि अगर मैं उसके प्रस्ताव से सहमत ना हुई तो वह मुझे उचित सीख देगा। क्या है ये प्रस्ताव? यह पूछना मेरे लिए उचित नहीं होगा, यह मैं समझ चुकी थी जैसे ही मैंने पारू की नजरों में झांका था। तो उसके पिताजी से तो नालिश कर सकती हो। इस बात से पारू हंस पड़ी। मुझे लगा हंसने की बजाय पारू रो पड़ती तो बेहतर था, कारण उसकी वह हंसी बेहद दर्दनाक थी, बेबसी से भरी। टेढ़ी मेरे रास्ते से गुजरते समय पारू रमीज के बाप के कुकर्मों का वर्णन करने लगी। उसके बाप ने 3-3 शादियां की है। आखिरी वाली को तो उसकी मर्जी के खिलाफ निकाह करके लाया है। लड़की जवान और उसका एक जवान प्रेमी भी है। लड़की के माँ बाप का मुंह रुपयों से उसने बंद कर दिया। वह प्रेमी लड़का काम से कहीं बाहर गया तो लौटकर उसने देखा उसकी प्रेमिका चेयरमैन की तीसरी ब्याहता है। लड़की भी कम जिद्दी न थी। एक रात प्रेमी के साथ भाग खड़ी हुई। चेयरमैन का खौफनाक रूप अब बहुतों के लिए डर का कारण बन गया है। उस जवान लड़की की बर्बादी अब करीब है, ऐसा सब सोचने लगे थे, और खौफ हकीकत में बदल गया। एक रात गांव के कुछ लोग बाहर से लौटते हुए संकरी पगडंडी से गुजर रहे थे। पूर्णमासी की रात थी। कुछ आहट होते ही टॉर्च मारकर उन लोगों ने देखा एक लड़की की मृतदेह पड़ी है। मुंह कुचला हुआ और सारा शरीर छत विछत है। अतः वे पहचान में नहीं आ रही थी, तो भी लोगों ने अनुमान लगा लिया इसकी मौत तालाब के पानी में हुई थी। वहीं उसके प्रेमी की मृतदेह भी फूलकर तैरती मिली थी। सभी समझ रहे थे कि यह काम किसका है। किसी ने शायद थाने में रिपोर्ट भी पहुंचाई थी। घटना की जानकारी थाने की दारोगा को भी थी। इतना होते हुए भी केस बीच में ही ठप हो गया। चेयरमैन के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण लाने नहीं दिया गया। ऊपर से थाने का दारोगा भी किसी झमेले में नहीं फंसना चाहता था। चेयरमैन की प्रस्तावित रकम की राशि काफी मनमाफिक थी, बनिस्बत इसके कि चेयरमैन के गुंडों की मार खाई जाए। यह 10 वर्ष पहले की बात है। केस दब गया था, कारण गांव के लोग तब इतने सचेत न थे।
अब वे ही किसान चालाक और समझदार भी हैं। अब बाप की जगह लड़के ने ले ली है, अतः उसके विरुद्ध नालिश करना विपत्ति को न्योता देना है। बात बस पिछले ही दिन की थी। मैंने सोचा ही नहीं था कि दूसरे ही दिन रमीज ऐसा कांड कर बैठेगा। अगर मैंने एसिड वाली घटना आंखों से ना देखी होती तो इन बातों की अनसुनी कर जाती। मैं घर की ओर लौट ही रही थी कि घर के सामने एक बड़े से आम के वृक्ष के नीचे बदरुद्दीन की औरत गुमसुम बैठी थी। मुझे देखते ही बुक्का फाड़कर रोने लगी। चारों ओर से महिलाएं उसे घेरे हुई थी। मैं समझ गई कि खबर उसे पहले ही मिल गई। उसे ढांढस दिलाते हुए मैं बोली, उस लड़के को मैं जेल भिजवा कर रहूंगी। बदरुद्दीन की बेबी का कहना था, सर्वनाश तो हो चुका है, मेरी बेटी से अब निकाह कौन करेगा। मैं आक्रोश से पागल हो रही थी। भीतर ही भीतर आग उगल रही थी और सोच रही थी कि चेयरमैन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उससे टक्कर लेकर रहूंगी। इतना आत्मविश्वास मुझ में था। अतः बदरुद्दीन के एक लड़के को लेकर मैं थाने पहुंची, जो कोई खास दूर नहीं था। एक स्वच्छ सफेद चौपाल थी, जिसके सामने और पीछे आम के बगीचे थे। गेट पर पहरेदार भी थे। भीतर कुर्सी पर दारोगा बैठे थे। आसपास गांव के कुछ लोग उन्हें घेरे हुए थे, शायद घटना का वर्णन कर रहे होंगे। मुझे देखते ही खिसक गए। दारोगा कम उम्र का, लंबे डील डॉल वाला काला नौजवान था। कुर्सी से उठकर उसने मेरा अभिवादन किया। मेरे वहां पहुंचने पर अवाक होकर बोला, मुझे ही बुला लिया होता मैडम, मैं जो यूनिवर्सिटी से आपसे पत्रकारिता पढ़ता था। अनेक छात्रों की भीड़ में शायद आप मुझे पहचान ना पाए हो। आप किस बैच में थे? मैंने पूछा था। पहले आप बैठिए, कैसा आना हुआ? मुझे एहसास हुआ पुलिस अधिकारी होने पर भी यह मनुष्यत्व नहीं भूला था। मैं खुश हुई। मैडम, मैं 1980 के बैच में था। मेरा नाम अजीजुल हक है। चलिए, खुशी हुई कि आप ही यहाँ पर पोस्टेड मिले। मुझे डर था कहीं मेरी बात सुनने से दारोगा इनकार न कर दे। हंसते हुए अजीजुल हक ने कहा, दुख तो इसी बात का है कि इस पेशे में पहले ही हमें उल्वा समझ लिया जाता है। खैर, मैं तो इंसान हूँ, हर पेशे में कोई ना कोई ईमानदार तो होता ही होगा। आप बताइए, घटना तो आपने सुन ही ली है। मैंने स्वयं आंखों से देखा है और चाहती हूँ रमीज को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, जितना मैंने सुना है मैं आपसे सहमत हूँ। गुनाहगार को सजा तो मिलनी ही चाहिए, जिससे कि आइंदा ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। मैंने कहा, हर रोज अखबार खोलते ही बस यही सब दुर्घटनाएं। पर ऐसा क्यों होता है? कारण कानून का बन जाना ही काफी नहीं है, उस पर ठीक अमल भी होना चाहिए। कानून एक मखौल बनकर रह गया है। दोषी के भागने के वहां अनेक सुराग हैं। अजीमुल सहमति जताते हुए बोला, मैडम, घटना जो घटती है वह विचार तक पहुंचते हुए क्या रूप लेती है, यही बड़ी बात है। अमीर लोग गवाहों को मोटी रकम देकर उनका मुंह पहले ही बंद कर देते हैं और सारा कसूर पुलिस का सिर मढ़ दिया जाता है। अजीमुल ने मेरा समर्थन पाकर अपना दुखड़ा सुनाया था। मैडम जानती है, बेहद क्षमता और बेहद संपन्नता समाज में विचार को शिथिल बनाती है। करीब 2 साल पहले की बात है। 10 साल की बच्ची से गांव के एक लड़के ने रेप किया। मैंने ही रेप का मामला दर्ज किया था। वह लड़का एक प्रभावशाली और धनाढ्य बाप का था। लड़की की चीख स्वयं उसकी चाची ने सुनी थी और बाहर आकर देख लिया था। लड़का भाग खड़ा हुआ और भागते समय एक पांव की चप्पल छूट गई थी। जब गवाही देने प्रधान रूप में चाची कोर्ट में बुलाई गई तो जो सच उसने थाने में कहा था वह न बोलकर वह बोली, मैंने लड़के को धान के खेत से भागते हुए देखा था, लड़की के आसपास से नहीं। जज साफ समझ गए थे कि गवाह रुपया खाकर पलट गया है, अतः कुछ किया ना जा सका और दोषी बेकसूर छूट गया था। आज भी वह छाती फुलाकर घूम रहा है। उस जलसे में एक जलसे में मिला था, वे मेरे रिश्तेदार थे। मैंने उनसे पूछा था, ऐसा गलत काम आपने कैसे किया? उत्तर में उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा, कानून में अंदाजन कोई बात नहीं होती, प्रमाण का लिखित बयान सत्य से मिलता होना चाहिए। दोनों हालातों में यह कमजोर साबित हुआ और मैं कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि कम से कम 2 साल की जेल की सजा मुझसे मिलनी चाहिए थी। अब तक मैं सांस रोके सुन रही थी। मेरे मुंह से इतना ही निकला,
बड़े से बड़े वकीलों को बड़े लोग खरीद लेते हैं और न्याय के सुराखों से बाहर हो जाते हैं। सजा केवल गरीब भुगतते हैं। मेरे चेहरे की नसें क्रोध से तन गई थी। मैंने कहा, किसी भी हालत में इस केस को कमजोर नहीं होने दूंगी। जहां तक बन पड़ेगा, रिपोर्टर अखबार ऊंचे से ऊंची अवधि के अधिकारी तक पहुंचूंगी। सो अजीमुल से मैंने बार बार निवेदन किया कि लड़का छूटना नहीं चाहिए। अजीमुल ने मुझे आश्वस्त किया। सब कुछ निपटाकर घर लौटी तो शाम ढल चुकी थी। पारुल के माँ बाप अस्पताल में ही थे। केवल कुछ पड़ोसी घर पर भीड़ लगाए थे। उन्हीं से पता चला कि पारुल के एक गाल और आंख पर पट्टी है, जहां उसे खासी चोट पहुंची है। वे कह रहे थे शायद आंख चली जाएगी। वह अस्पताल में पड़ी पड़ी दर्द से बेहद करा रही थी। मोहल्ले के एक लड़के को साथ लेकर मैं अस्पताल के लिए रवाना हुई, पर मूसलाधार बारिश ने हमारा रास्ता रोक लिया। इतने में रोती बिलखती पारुल की मां देर रात घर लौटी। बाप पारुल के साथ अस्पताल में ही ठहरा था। मैंने अपनी मोबाइल का इस्तेमाल कर कई कई अखबारों में खबर दी। सभी को मैंने खुलकर भंडाफोड़ करने की सलाह दी। दूसरी सुबह मुझे फोन पर बताया गया कि काफी बड़ी अखबारों में एक पन्ने की खबरें छप चुकी हैं, और यह भी बताया गया कि काफी बड़े रिपोर्टर गांव की ओर रवाना हो चुके हैं, आंखों देखा हाल दर्ज करने के लिए। अब मेरे मन को कुछ सुकून मिला। दोपहर तक संवाददाताओं के साथ मैं अजीजुल हक के थाने में जाकर मिली। अजीजुल ने पुनः मुझे तसल्ली देते हुए घर चले जाने को कहा और भरोसा दिया कि हादसे की छोटी मोटी बातें भी वह दर्ज कर देगा, और लड़की की एक आंख नष्ट हो जाने की खबर पाकर दुख भी जताया। यह भी बताया कि लड़का फरार है और उसके पिता अजीजुल के पास आए थे। सुनते ही मैं आग बबूला हो गई और बोली, किस मतलब से आया था वह बदमाश? रुपयों से मुझे खरीदना किसी भी हालत में संभव नहीं, इसलिए चेयरमैन मुझे मीठी मीठी बातों से पटा रहा था। पारुल के इलाज का सारा खर्च वह देगा। वह यह भी कह रहा था कि इस घिनौने काम के लिए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस प्रकार पलटी खाना तो उस जैसे बदमाश के लिए यकीन के काबिल नहीं। जरूर वह कोई नई चाल चल रहा है। भला अपना लड़का जानकर भी? मैंने कहा। अजीजुल ने बात काटते हुए कहा, हाँ, उसने कहा है अगर प्रमाण से साबित होता है कि यह काम मेरे लड़के ने किया है, मैं खुद उसे पकड़कर थाने के सुपुर्द कर दूंगा। पर यदि मेरे विपक्ष में किसी दुश्मन के द्वारा की गई वारदात है, तो मैं लड़ जाऊंगा और किसी बनावटी बात का सहारा लिए बिना अपने लड़के को बचा लूंगा। मैं गुस्से से गदगद उठी। इन बातों का अर्थ? अजीजुल पुनः बोला, आप शांत हो। पारुल के अस्पताल से घर लौटते ही मैं सारे बयान उसके मुंह से सुनकर रिकॉर्ड कर लूंगा। मेरे दिमाग में तरह तरह की चिंताएं दौड़ने लगी। अस्पताल से लौटते समय कहे चेयरमैन के गुंडे पारुल को मार तो नहीं डालेंगे। सारे गांव का चक्कर लगाकर अब तक संवाददाताओं ने काफी समाचार इकट्ठा कर लिए थे। चिंताओं से मुझे मुक्ति मिली जब पारू को लेकर उसका बाप घर लौटा। अजीजुल भी अपने सिपाहियों को लेकर पहुंच गया था। कई पत्रकार भी हाजिर थे। सबको चौंकाते हुए चेयरमैन स्वयं अपनी संगी साथियों सहित पारू के घर हाजिर हो गए थे। उनका परिचय अजीजुल ने मुझसे करवाया था। अदब के साथ मुझे सलाम करते हुए बोले, आप जैसी इज्जतदार हस्ती इस गांव की गरिमा है। यदि जमीन जायदाद देकर गांव छोड़कर चली जाएंगी तो हम जैसे मूर्खों को कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा? चेयरमैन की चिकनी चुपड़ी बातों से मन ही मन में जल भुन रही थी, पर ऊपर से काफी शांत और भद्र बनी हुई थी। आम और बेर के वृक्ष तले बड़ा सा आंगन था, जहां कुर्सियां लगाई गई थी। हमारी बैठक का अच्छा इंतजाम किया गया था। चेयरमैन शायद जानबूझकर अजीजुल के बगल की कुर्सी पर बैठ गए थे। मैंने काफी फासला रखकर आमने सामने होकर बैठना ठीक समझा। एक पत्रकार युवक अपनी कुर्सी खींचकर मेरी बगल में आ बैठा। गांव के बड़े बूढ़े जवान सभी हमें घेरकर खड़े हो गए। सबकी आंखों में कौतूहल था। बदरुद्दीन पारू को बुलाने घर के अंदर घुसा। उसका व्यवहार मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मैं इंतजार में थी, मुझसे सलाह के लिए जरूर मेरे पास आएगा, जबकि वह मेरे आसपास भी नहीं फटका।
मुझसे जरूर मिलने आए, ऐसा मैंने दोपहर को उसकी बीवी से कह दिया था। बीवी ने मुझसे हामी भी भरी थी, पर वह आया ही नहीं। उसकी बीवी भी कुछ अलग थलग रह रही थी, मानो मेरे साथ पारू निकली थी। इसी कारण उसे एसिड की बोतल का शिकार होना पड़ा। पर मैंने सोचा, आज नहीं तो कल रमीज उसे शिकार जरूर बनाता। उसने तो पारू से कह ही दिया था। पारुल इस बीच माँ बाप के साथ धीरे धीरे घर से बाहर आती दिखी। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ और तरह तरह की बातें गूंज रही थी। मेरे कान के पास मुंह लाकर फिसफिसाकर रिपोर्टर बोला, आज सुबह चेयरमैन के संगी साथी अस्पताल में बदरुद्दीन से मिलने आए हैं। वे काफी सतर्क होकर थोड़ी हिलडुल कर बैठी। पारुल आंगन के बीच कुर्सी पर बिठाई जा चुकी थी। पारुल मुझसे आंखें नहीं मिला रही थी। अभी सूरज आम के पत्तों के झुरमुट में से झांक ही रहा था। एक मुर्गी का झुंड अपने बच्चों के साथ कू कू करते हमारे सामने आ गया। पेड़ पर कौवे एक साथ कांव कांव कर उठे। इस बीच बुलंद आवाज में अजीजुल ने पारुल से पूछा, तुम पर जिसने एसिड फेंका है उसे तुम पहचानती हो? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पारू ने बाप को एक बार देखकर आंखें जमीन पर गड़ा ली। माँ बाप दोनों ने मेरी ओर पीठ कर रखी थी, पारुल की ओर मुंह। दोबारा अजीजुल ने पूछा, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कहो किसने फेंका था एसिड? उसे पहचानती हो? उसका नाम बताओ। अब फिसफिसा कर पारू क्या बोली कुछ भी नहीं सुनाई दिया। तीसरी बार और एक कोशिश की गई। दारोगों ने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए एक बार फिर पूछा, बोलो बेटा, क्या तुम उसे पहचानती हो? बोलो। मानो दुनिया भर में पारुल को प्यार करने वाला एक वही फरिश्ता था। पारुल ने भर भर आंखें उनकी आंखों में डाली और बोली, नहीं, और आंखें पुनः जमीन पर गड़ा ली। मुझे लगा पारू पागल हो गई है। भला वह क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही है? मुझसे रहा न गया, तड़ाक से बोली, हाँ, पारू ने रमीज को पहचाना था। मैंने भी पहचाना, क्योंकि मैं भी उसके साथ थी। बड़ी विनयपूर्वक चेयरमैन बोले, आप उसे पहचानती थी? नहीं, पिछले ही दिन पारू ने उसे दिखलाया था और नाम रमीज बताया था। शाम हो गई थी, ऊपर से एक दिन का देखा चेहरा, आप गलत भी देख सकती हैं। नहीं, शाम नहीं, काफी धूप थी। लेकिन पारू तो कह रही थी कि नहीं पहचानती, फिर आप कैसे? केस का फल क्या होगा मैं समझ गई थी। भीड़ में कानाफूसी जारी थी। सब संदेह की दृष्टि से माहौल को परख रहे थे। भीड़ धीरे धीरे हल्की होती गई। पारू को उसके माँ बाप पकड़कर अंदर ले गए। पल भर के लिए पारू ने मेरी आंखों में झांका। वहां मुझे दिखा केवल दुख और दर्द का एहसास और प्रार्थना। उस असहाय दृष्टि को मैं भूल नहीं पाई। मेरा शहर लौटने का समय होने लगा। अकेली स्टेशन की ओर चल पड़ी। हर बार बदरुद्दीन साथ आता था, वैसा ना हुआ। उसकी बीवी भी मुझसे भेंट करने नहीं आई, न किसी ने विदाई दी। स्टेशन के करीब एक पेड़ की आड़ में अजीजुल हक खड़ा मिला। मैडम, आप जा रही हैं? चलिए, आपको ट्रेन तक छोड़ आता हूँ। बदरुद्दीन की एहसान फरामोशी पर दरोगा भी दुखी था। दोनों चुपचाप चल रहे थे। धीरे से अजीजुल ने कान तक मुंह ले जाकर कहा, पारू झूठ क्यों बोली? मैं जानता हूँ। बदरुद्दीन को 20,000 रुपये चेयरमैन ने दिए हैं। 20,000? आश्चर्य से मैं दरोगा का मुंह देखती रह गई। हाँ, यदि ना लेता तो उसे केस करना पड़ता। गांव शहर की दौड़ा दौड़ी, यहाँ वहां जाना, खर्च अलग। बदमाश लोग और न जाने क्या क्या नुकसान करते। आप कब तक पहरा देती? मैं कड़वी हंसी हंसकर बोली, यह कानून है, न्याय है। हाँ, न्याय। कारण काफी हद तक सच क्या है गांव वाले सभी जान चुके हैं। चेयरमैन का सिर भी झुका है। उसे जुर्माना भी देना पड़ा है, 20,000 रुपये। धीरे धीरे गांव वाले और जाग उठेंगे, तब ये न्याय का तमाशा नहीं चलेगा। सिद्धांत सिर उठाकर देखेगा। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसकी रफ्तार काफी धीमी थी। इंजन की तेज बत्ती ट्रेन के स्टेशन आने का समाचार दे रही थी।